हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर है फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघवाद। इस लेक्चर में हम जानेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, ये एकात्मक व्यवस्था से कैसे अलग है, एक आदर्श संघ की क्या विशेषताएं होती हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था कैसे उस संघवाद से अलग है, इसमें कौन से यूनिटरी फीचर्स पाई जाती हैं, कौन सी फेडरल फीचर्स पाई जाती हैं, और इस यूनिटरी और फेडरल फीचर के मिक्सचर की वजह से केंद्र और राज्य में किस प्रकार के संबंध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप एक बार इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए। इस मैप में जितने देश आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सभी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पूरे विश्व में कितने ऐसे देश हैं जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें से अराउंड 25-26 कंट्रीज इसमें दिखाई देंगे, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लगभग 40% को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इनमें आप देख रहे हैं कि इंडिया भी एक है जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाता है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि जहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अलावा जो दूसरे देश हैं उनमें कौन सा है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो आपको बेसिकली दो तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं। एक वो जो यूनिटरी गवर्नमेंट वाले हैं, यानी जहाँ पे पावर ऑफ सेंटर केवल एक है, ठीक है, और एक फेडरल गवर्नमेंट जहाँ दो लेवल पे गवर्नमेंट मिलती है, यानी दो पावर ऑफ सेंटर, दो या दो से ज़्यादा पावर ऑफ सेंटर मिलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जैसा मैंने बताया दो लेवल पे गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है, बाकी आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स कहलाती हैं। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट में केवल एक ही सरकार होती है, जिसको आप नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाते हैं। बाकी सारी इकाइयाँ इसके अधीन होती हैं, यानी संविधान केवल इसी सरकार को सारी शक्तियां देता है। फेडरल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पावर बांटी जाती हैं, यानी आपके संविधान में ही लिख दिया जाता है कि केंद्र सरकार किन क्षेत्रों में काम करेगी और राज्य सरकार के कार्य क्या होंगे। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। फेडरल गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोर होता है, रिजिड होता है, कोडिफाइड यानी लिखित होता है, क्योंकि जब दो लोगों को शक्तियां बांटी जाती हैं तो उन शक्तियों को कोई एक प्रभावी बनकर कम ना कर दे, बढ़ा ना दे, या किसी प्रकार का चेंज आसानी से ना कर दे, इसलिए इसको रिजिड और कोडिफाइड रखा जाता है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और अनकोडिफाइड भी हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है लिखा जाए, क्योंकि एक ही सरकार के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। और इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन आप यूके में देख भी सकते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें अलग अलग तरीके के कानून हो सकते हैं, कुछ केंद्रीय कानून हो सकते हैं, कुछ राज्यों के कानून हो सकते हैं, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट में पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म लॉ होते हैं, यानी सभी जगह के लिए केवल एक ही तरीके के कानून बनाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो फेडरलिज्म की हमने बात की, जो फेडरल गवर्नमेंट की बात की, ये आखिर है क्या और इंडियन फेडरलिज्म इससे कैसे भिन्न है। आप देखेंगे जो फेडरलिज्म की अगर बात करें तो इसके राइट हैंड की तरफ देखिए। फेडरलिज्म के हमें बेसिकली तीन प्रकार के मॉडल पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। एक जो यूएस मॉडल है, यानी जो अमेरिका का मॉडल है, दूसरा कैनेडियन मॉडल, तीसरा स्विट्जरलैंड का जो जिस मॉडल है, वहाँ पे जिस प्रकार के संघ अपनाया गया है। तो ये जो तीन प्रकार के मॉडल हैं, आइए देखते हैं कि जो फेडरलिज्म चाहे इन तीन सेट में कोई भी हो, एक आदर्श फेडरलिज्म की क्या एसेंशियलिटीज़ मानी जाती हैं, क्या खास विशेषताएं मानी जाती हैं। आप देखेंगे तो इसमें आपको जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है कि एक फेडरेशन होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पावर्स का डिवीजन किया गया हो,
कुछ पावर्स केंद्र सरकार को दी गई हों, कुछ पावर्स राज्य सरकारों को दी गई हों। इसके अलावा इनमें जो शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया हो, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, सुप्रीम हो, यानी ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से ऊपर हो, कोई भी संविधान के ऊपर ना हो। और ये जो संविधान में जो कुछ भी लिख दिया गया है, जो पावर का डिवीजन कर दिया गया है, वो कैसा हो, वो रिजिड हो, कठोर हो, यानी उस संविधान में संशोधन करना मुश्किल हो। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि दो लेवल पे सरकारें हैं और दोनों हो सकता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके दूसरे की शक्तियों का हनन करें, दूसरे की शक्तियों को कैप्चर कर लें, तो ऐसे में इन दोनों के बीच जो झगड़े उठने की संभावना है, उन झगड़ों को निपटाने के लिए वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हो। ठीक है, तो एक एसेंशियल फेडरलिज्म में ये चीज़ें होनी चाहिए। भारतीय फेडरलिज्म के फीचर्स अगर हम देखेंगे, तो जैसे डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई, तो हमारे यहाँ पे भी ड्यूअल पॉलिटी है। हमारे यहाँ भी दो लेवल पे सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और बाकी राज्यों में सरकारें हैं। हमारे यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, वो रिजिड है, कठोर है, उसमें आसानी से बहुत सारे प्रोविजंस में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमारे यहाँ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी है, हमारे यहाँ इमरजेंसी के प्रोविजंस भी हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे दोनों के, एक केंद्र का भी होता है और राज्यों का भी, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट का कोई अपना अलग से संविधान नहीं है। हमारे यहाँ अलग से न्याय व्यवस्था राज्यों की और केंद्र की अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए एक ही इकहरी न्याय व्यवस्था है। हमारे यहाँ राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ पब्लिक सर्विसेज का डिसीजन जो डिवीज़न है वो नहीं किया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर आप देखेंगे, तो वो बेशक से उनको रिक्रूट जो है वो आपकी केंद्र सरकार करती है, लेकिन काम वो हमारे राज्यों में जाकर करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ यूनियन और फेडरल दोनों ही सरकारों के जो फीचर्स हैं वो अपनाए गए हैं। आइए देखते हैं कि इन शॉर्ट हम फेडरलिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था है फेडरलिज्म जिसमें शक्तियां एक केंद्रीय सरकार और उसको बनाने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं उनके बीच में बांट दी जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन के को गवर्न करते हैं। ठीक है, लेकिन सबका अपना एक दायरा, अपना एक जुरिस्डिक्शन, उनका एक अधिकार क्षेत्र स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि किन मुद्दों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, किन मुद्दों पर टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी, किन मामलों का प्रबंधन केंद्र सरकार करेगी, और किन कानूनों, टैक्स या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रबंधन जो है वो राज्य सरकारें करेगी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार किन्हीं अलग नागरिकों को गवर्न करे और राज्य सरकारें किन्हीं अलग नागरिकों को गवर्न करें। ठीक है, सिटीजन सबके सेम रहेंगे, बस उनका अधिकार क्षेत्र बांट दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपने देखा, और अधिकार क्षेत्र कैसे बटा है इसको आप इस चार्ट के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें कुछ हो सकता है संघीय पावर्स हों, कुछ ऐसी शक्तियाँ हों जो केंद्र को दी गई हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जो स्टेट्स को दी गई होंगी, और कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जो दोनों शेयर करते होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फेडरल पावर्स में आपका मनी प्रिंट करना है, या आपके युद्ध या शांति की घोषणा करना है, या आपकी जो सेना है उसकी व्यवस्था करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, या दूसरे देशों के साथ कौन से संधि समझौते करने हैं। ठीक है, या दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का ट्रेड, किस प्रकार का लेन देन रखना है, पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था करनी है, या रेलवे की व्यवस्था करनी है, या संविधान को इंश्योर करना है कि ठीक से लागू किया जा सके। तो ये लगभग इस प्रकार की जो शक्तियां हैं वो फेडरल गवर्नमेंट्स को दी जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादातर लोकल लेवल के इश्यूज दिए जाते हैं कि वो स्थानीय सरकारें बना सके, वो कोई लाइसेंस जारी कर सके, राज्य के लिए जो परिस्थितियों के अनुसार उस एरिया के लिए जो कानूनों की ज़रूरत है वो कानून बना सके, वहाँ पे लोकल इलेक्शंस कंडक्ट करा सके।
या अगर संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो उसमें पार्टिसिपेट करे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रेटिफाई कर सके, ठीक है। या अपने सिटीजन्स को हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखे, लोकल शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था करे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करे। इसके अलावा कुछ शेयर्ड पावर्स होती हैं, यानी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे न्याय व्यवस्था के बारे में, या टैक्स लगाने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है, तो ये भी शेयर्ड पावर होती है, किस मामले में कौन सा करेगा, कौन कलेक्ट करेगा और कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। या रोड बनाने हैं, ठीक है, या पैसा उधार लेना है, कोई बैंक बनाने हैं, इसी प्रकार के जो और दूसरे काम हैं वो इनकी शेयर्ड पावर्स में आते हैं, यानी ये काम दोनों सरकारें कर सकती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी। आइए अब भारत के बारे में जानते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो संघात्मक शासन व्यवस्था की तरफ इशारा करती हैं। सबसे पहली बात तो यही कि यहाँ पे दोहरी सरकार है, ड्यूअल पॉलिटी है, एक आपको केंद्र सरकार देखने को मिलेगी और एक आपको राज्यों में सरकारें देखने को मिलेगी। दूसरा, इनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियां दी गई हैं, एक केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार यहाँ केंद्र सरकार को दिया गया है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। जनरली जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो राज्यों को दी जाती हैं, लेकिन भारत में ये शक्तियां जो हैं वो केंद्र को दी गई हैं। इसके अलावा भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, ये भी इसकी एक फेडरल फीचर है। और हमारे संविधान के काफ़ी प्रोविजंस ऐसी हैं जिनमें संशोधन करना काफ़ी कठिन है, यानी उनमें अगर संशोधन करना है तो उसके लिए ना केवल संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि आधे से अधिक राज्यों से उनकी सहमति लेना भी अनिवार्य होगा। इन प्रोविजंस को अगर हम देखते हैं तो ये फेडरल फीचर की तरफ इशारा करते हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाया गया है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। इसके अलावा जो जुडिशरी है वो संविधान की रक्षक है, या जुडिशरी बैलेंस करके चलती है, जुडिशरी केंद्र और राज्य सरकारों के झगड़ों को निपटाती है। और हमारे यहाँ बाईकैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविज़न किया गया है, ये भी संघीय शासन व्यवस्था की फीचर है, क्योंकि एक सदन पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सदन जो है वो संघ की इकाइयों को रिप्रेजेंट करता है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान में ये तो थी संघात्मक विशेषताएं, कुछ विशेषताएं इसके अलावा भी हैं जिनको एकात्मक विशेषताएं कहा जाता है। जो यूनिटरी एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है, अलग अलग संविधान नहीं है, तो केवल पूरे देश के लिए उसके केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है। जबकि जनरली फेडरेशन में आपको 2 तरीके के संविधान देखने को मिलते हैं, एक तरफ आपके केंद्र का संविधान, दूसरी तरफ आपके राज्यों के संविधान, लेकिन हमारे यहाँ सबके लिए एक ही संविधान है। दूसरा, हमारे संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें संसद केवल साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके संशोधन कर सकती है, तो इसकी वजह से हमारा संविधान कुछ हद तक लचीला भी है, जो इसकी यूनिटरी एलिमेंट्स की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि समवर्ती सूची और यूनियन लिस्ट पर तो केंद्र सरकार कानून बनाती ही है, कई बार वो इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है, और अवशिष्ट शक्तियाँ तो दी ही उसे गई हैं। तो इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि इमरजेंसी के दौरान भारत का संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यहाँ केंद्र को काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो स्टेट हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ संसद जब चाहे किसी भी राज्य के नाम में या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, और इसके लिए उसे राज्यों की अनुमति लेना भी आवश्यक नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ
केंद्र में जो विधायिका है उसके द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को, संघ के सारे राज्यों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो बराबर का रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से भी ये इसकी यूनिटरी फीचर काउंट होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पूरे देश में केवल एक ही नागरिकता दी जाती है। हमारे यहाँ जुडिशरी भी केंद्र और राज्यों के लिए कॉमन है, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो भी ये पता नहीं चलता है कि ये केंद्र और राज्यों में डिवीजन इनके बीच में कहाँ है, इसलिए ये भी यूनिटरी फीचर है। इसके अलावा जो कैग है वो भी एक इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, वो केंद्र के ऑडिट भी करता है और राज्यों के ऑडिट भी करता है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है कुछ मामलों में, या जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट ना हो करके वो केंद्र के द्वारा की जाती है, यानी केंद्र के एजेंट के तौर पे यहाँ पे गवर्नर काम करता है। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो केंद्र और राज्य दोनों के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। जो स्टेट बिल है उस पर वीटो की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो स्टेट है उनकी वित्तीय जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, वो लगभग केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और स्टेट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें अपना अलग से, या यूनियन से वो अलग हो पाएँ, या सेंटर जो है उनको अधिकार दिया गया है कि वो जब चाहे केंद्र में आर्म्ड फोर्सेस को तैनात कर दे, या सोशो इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो भी कुछ एकात्मक तरीके से की जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे जो संविधान है उसमें बहुत सारी यूनिटरी एलिमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। इवन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। अगर इस सब बात की आप देखेंगे तो आप एक चीज़ पे फोकस करके देखिए, इस मैप में आइडेंटिफाई करिए और ध्यान दीजिए कि जब से देश आज़ाद हुआ है उस समय से लेकर अब तक क्या आपका गांव या आपका जो टाउन है या शहर या जो भी आप बात करें, क्या वो उसी स्टेट में है जिस समय भारत आज़ाद हुआ उसमें था। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो हरियाणा राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हम पंजाब का पार्ट हुआ करते थे। और किस प्रकार से 1966 में हरियाणा बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसके पास ये शक्ति है कि वो राज्यों को जब चाहे बना सकती है या बिगाड़ सकती है, ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा आप इसमें कोशिश कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने की कोई ऐसे 3 स्टेट जो 1947 के बाद जिनके नाम बदल दिए गए हैं, है ना, या कुछ ऐसे कोई ऐसे 3 स्टेट आप देख सकते हैं जो बड़े स्टेट को काट करके छोटे स्टेट बना दिए गए हों। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज एक करके देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि प्रैक्टिकली इंडियन फेडरलिज्म किस प्रकार से काम करता है। इसके अलावा आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है, जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो कुछ इस प्रकार से रहा है। जैसे आप ऊपर वाले पिक्चर में देखेंगे तो स्टेट की पावर्स देखिए, ये जो आपको एक पतीला टाइप दिखाई दे रहा है इसमें लिखा है पावर्स ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की शक्तियां तो हैं लेकिन बांट कौन रहा है? केंद्र राज्यों को बांट रहा है। यानी एक ऐसा समय रहा हमारे फेडरलिज्म में जब केंद्र इतना शक्तिशाली था कि राज्यों को कौन सी शक्तियां देनी है ये भी उसके हाथ में था। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि जैसे जैसे कोalition गवर्नमेंट्स आई, जैसे जैसे गठबंधन की सरकारें बनी, तो आप देखिए कि केंद्र को तभी केंद्र राजा के तौर पर काम कर सकता है जब सारे राज्य उसको समर्थन दें। अगर ये एक एक करके निकल जाए तो इसका सिंहासन पूरे तरीके से अलग हो जाएगा। यानी कोलिशन गवर्नमेंट में हमारी जो फेडरेशन है, वो जो हमारा संघात्मक ढांचा है वो कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है, राज्यों को अपनी बात रखने का मौका इसमें मिला है। हालांकि हमारे जो फेडरल फीचर्स हैं, जो यूनिटरी फीचर्स हैं, इनको जब आप देखेंगे तो हमने देखा किस प्रकार से केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, और हमारे संघीय व्यवस्था में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ देने की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सामने आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस है वो कहीं कहीं पे आपको ख़राब दिखाई देंगे। कुछ राज्य जो हैं वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते मिलेंगे, या कई बार जो गवर्नर हैं उसकी भूमिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। प्रेसिडेंट रूल जब भी लगता है आर्टिकल 356 के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, या कई बार नए स्टेट बनाने की डिमांड उठती हैं।
स्टेट स्टेट के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, कहीं पे नदियों के जल के बंटवारे को लेकर, कहीं पे किसी स्पेसिफिक प्रदेश को लेकर, कहीं किसी और चीज़ को लेकर। इसी प्रकार से आपको कुछ राज्य जो हो स्पेशल प्रोविजंस की मांग करते मिलेंगे। जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका क्योंकि अलग संविधान था, अलग झंडा था, सब कुछ था, तो इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर के अलग स्टेटस की तरह कुछ राज्य अपने लिए अलग से स्टेटस चाह रहे थे। या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिस प्रकार से हैं, तो उनकी क्या कंडीशन है, उनकी तरफ से कई बार संघ से अलग होने की मांगें उठती हैं। आर्टिकल 371 कुछ आर्टिकल 370 की तरह ही था, जिसमें राज्यों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे, लेकिन ये एक कुछ स्पेसिफिक राज्यों को ये स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो बाकी राज्य भी इससे नाराज रहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमें फेडरल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब ये क्या है, क्यों है, इसको जानने के लिए हमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को डिटेल में पढ़ना होगा। आइए देखते हैं कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि जो सरकारें हैं वो किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। और ये शक्तियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, ये विधायी हो सकती हैं, कार्यकारी हो सकती हैं, वित्तीय हो सकती हैं। अगर हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करें तो हम देखेंगे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका स्टेट के लेजिस्लेटिव स्फेयर में भी लगातार इंटरफेरेंस बढ़ता रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो राज्यसभा है उसको अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके वो चाहे तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, और ऐसा करने पर उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति हमारे यहाँ केंद्रीय विधायिका को या संसद को मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर किसी वजह से भारत में इमरजेंसी लगी है, वॉर की वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से, तो उस समय भी राज्य की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो केंद्र के पास चली जाती हैं। या कई बार आर्टिकल 356 जब लगता है, जब राज्यों में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, तो उस समय भी कई बार संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की स्थिति में आ जाती है। या कई बार 2 या 2 से ज़्यादा राज्य मिलकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं संसद को कि वो उनके लिए कोई कॉमन कानून बना दे। या अगर दूसरे देशों के साथ हमने कोई संधि या समझौता किया है, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी है, उस डिसीजन को अगर लागू करना है, तो उस मामले में भी जो केंद्र सरकार है वो राज्यों की शक्तियों को ब्रीच कर सकती है, उनके अधिकार क्षेत्र में घुस सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें जब हम देखते हैं तो इससे जो राज्य है वो नाराज लगते हैं। वो नाराज होना भी उनका ठीक है, क्योंकि एक तो संविधान के द्वारा उनको शक्तियाँ कम दी गई हैं, और ऊपर से बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जब इन थोड़ी बहुत शक्तियों को भी केंद्र जो है वो इनसे छीन लेता है। कई बार आप देखेंगे कि जो राज्य में कानून बनाने की शक्ति है वो वैसे तो राज्य विधायिकाओं को दी गई है, लेकिन राज्य विधायिका जब कई बार कोई कानून पास करके गवर्नर के पास साइन होने के लिए भेजती है, तो गवर्नर उन्हें राज्य अपने राष्ट्रपति की सहमति के लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रिजर्व रख लेता है। तो इस प्रकार से भी केंद्र का इंटरफेरेंस राज्यों की शक्तियों में बढ़ता है। या आप देखेंगे कि जो कनकरेंट लिस्ट है उस पर अगर राज्य ने कोई कानून बनाया है और उस पर केंद्र सरकार कानून बना दे, तो राज्यों का वो कानून रद्द हो जाता है और केंद्र के कानून को प्राथमिकता मिलती है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि केंद्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या नहीं बनानी है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, भारत की संसद के ऊपर डिपेंड करता है। यानी पावर, अगर फिलहाल कोई स्टेट है उस स्टेट का नाम और क्षेत्र भी वही रहने देना है, उसका एग्जिस्टेंस भी रहने देना है या नहीं रहने देना है, ये भी शक्ति केंद्र को दी गई है। तो ऐसे में राज्य जो है वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं और उनको लगता है कि ये कोई फेडरेशन नहीं है, ये एक बायस्ड फेडरेशन है जो केवल और केवल केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है।
अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का यहाँ पे मतलब है कि जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को कैसे लागू करना है, वो लागू करने के संसाधन कौन होंगे, वो लागू करने के रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कौन लागू करेंगे, इस चीज़ की व्यवस्था कौन करेगा, केंद्र करेगा या राज्य करेगा। तो इस मामले में आप जानते हैं कि कुछ पावर्स केंद्र को दी गई हैं, कुछ राज्यों को दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर भी केंद्र को डोमिनेंट पावर में रखा गया है, डोमिनेंट स्थिति में है पावर, क्योंकि आप देखेंगे कि जो गवर्नर है, गवर्नर जो स्टेट का हेड है, जो स्टेट का पहला पदाधिकारी है, सर्वोच्च पदाधिकारी है, वो उसकी अपॉइंटमेंट और उसका रिमूवल दोनों ही राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर निर्भर करते हैं। वो जब चाहे उसको हटा दे, जब चाहे वो उसको रख ले। ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। जो कंस्ट्रक्शन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से बांटी गई हैं। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं वो आपके सेंटर के कंट्रोल में है, चाहे वो आपके रेलवे हो, चाहे वो आपका सैटेलाइट सिस्टम हो या इस प्रकार की और दूसरी चीज़ें हों। इसके अलावा आप देखोगे कि जो वाटरवे हैं या रेलवे हैं, इनके बारे में केंद्र राज्यों को डायरेक्शंस जारी कर सकता है, या पानी को लेकर अगर एक या दो राज्यों या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में किसी प्रकार के मतभेद हैं तो उनको कैसे सुलझाना है, उनके लिए कोई ट्रिब्यूनल बनाना है तो उसकी व्यवस्था भी केंद्र करेगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो यूनियन फंक्शंस हैं वो ज़्यादा हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, वो स्टेट्स को कमज़ोर करते हैं, इवन वो स्टेट के एग्जिस्टेंस तक को भी मान्यता नहीं देते हैं, वो भी केंद्र की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से केंद्र जो राज्य जो हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, जो चाहते हैं कि जो संविधान के द्वारा लिखित शक्तियां हैं जो उनको दी गई हैं, ना केवल उनमें इजाफा किया जाए बल्कि वो उनको सच में, वो उनको उसी सेंस में दिया जाए जिस सेंस में वो लिखी गई है, ना कि उनको समय समय पर उनसे छीन लिया जाए। फाइनेंशियल रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यू है, क्योंकि आप देखेंगे कि रेवेन्यू के जितने भी मेन सोर्सेज हैं वो ज़्यादातर केंद्र के हाथों में हैं। राज्यों के पास बहुत कम फाइनेंशियल शक्तियां हैं, उनको ज़्यादातर अपने डेवलपमेंट के लिए जो ग्रांट चाहिए होती हैं उसके लिए उनको केंद्र का मुंह ताकना पड़ता है। और जो, क्योंकि ये केंद्र के ऊपर निर्भर हैं इसलिए कई बार इनको अपने स्टेट में ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने पड़ते हैं जो शायद इनके राज्य के लिए सही नहीं है, लेकिन क्योंकि केंद्र की तरफ से पैसा केवल उसी फंड में मिलेगा इसलिए ये ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लग जाते हैं। इसके अलावा पावर ऑफ बोरोइंग को देखेंगे, यानी उधार लेने की शक्ति को देखेंगे, तो हमारी केंद्र सरकार जब दिल चाहे जहाँ से चाहे उधार ले सकती है, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो विदेशों से उधार नहीं ले सकती हैं। अगर उनको लेना है तो वो केंद्र सरकार की परमिशन से ही ऐसा कर सकती हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान भी सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथों में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे यहाँ दोनों प्रकार के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ यूनियन फीचर्स देखने को मिलेंगे, कुछ फेडरल फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें जो फेडरल फीचर्स हैं वो भी यूनियन फीचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फेडरलिज्म में कुछ कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। और हमारे यहाँ ये जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो हमें यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर केंद्र ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि जब केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो आपके जो स्टेट्स हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो ढक जाती हैं, आपके रीजनल मुद्दे जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। जबकि जैसा हमने पहले देखा था कि आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से ज़्यादा संबंध रखती हैं, क्योंकि वो व्यक्तियों से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। और इसीलिए व्यक्ति के अगर आपने लोकल मुद्दों को दबा दिया तो एक तरीके से आपके डेमोक्रेसी का गला घुटता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है राज्यों की केंद्र के ऊपर, उससे उनका डेवलपमेंट प्रभावित होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि
केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश में एक ही प्रकार की आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश कर सकती है। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हर राज्य की अपनी अलग कल्चर है, अपनी भाषा है, अपना बोलचाल है ना, अपने तीज त्योहार हैं। तो एक कल्चरल डाइवर्सिटी है। और एक केंद्र सरकार के ज़्यादा मजबूत होने से, राज्यों के पिछड़ जाने से, नीचे दब जाने से इस इंडिया की डाइवर्सिटी के भी प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत केंद्र हो। हाँ, जब इमरजेंसी होती है तो देश की एकता को बनाए रखने के लिए इसे मजबूती दी जाए, वो सही है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में, पीसफुल सिचुएशंस में जो राज्य हैं उनको ज़्यादा शक्तियाँ दी जानी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? हमें स्टेट्स को ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी जानी चाहिए। यानी हम जो स्टेट को पावर दें वो केंद्र के रहमो करम पर ना छोड़ें, बल्कि संविधान के द्वारा, संविधान में लिख के डायरेक्ट राज्यों को दें। दूसरा, हम कोशिश करें कि राज्यों को ज़्यादा रेवेन्यू के सोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकें, ताकि वो अपनी मर्जी से जो उनके डेवलपमेंट का जो वो करना चाह रहे हैं उन एरिया में अपना डेवलपमेंट कर सकें, और वो हर बार अपने पिछड़ेपन का ठीकरा केंद्र सरकार के सर पर ना फोड़ें। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम नीति आयोग या जीएसटी काउंसिल जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव कर सकते हैं, जहां पर राज्यों का एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन है केंद्र के पास। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि नीति आयोग से पहले एक योजना आयोग होता था। ये योजना आयोग पूरे देश के लिए नीतियां बनाता था, और फिर राज्यों को उन नीतियों के अकॉर्डिंग फंड एलोकेट करने के लिए बोला जाता था। यानी उन्होंने उनके लिए एक नीति बना दी, बता दिया ये नीति लागू करो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब सपोज करिए किसी देश को उस नीति की ज़रूरत, सॉरी किसी स्टेट को उस नीति की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होगा? तो अब नीति आयोग में क्या है कि सारे स्टेट उनके स्टेट में वो क्या करना चाहते हैं उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, और वो भेजते हैं नीति आयोग में कि हम अपने स्टेट में ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें हेल्प किया जाए। तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन अगर केंद्र में राज्यों के लिए किया जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, और राज्य अपनी डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रख पाएंगे, अपने डेवलपमेंट को भी सही दिशा में ले जा पाएंगे। तो ये इंडियन फेडरेशन के लिए ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आइए अभी 2 मिनट में देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था कि दुनिया के कितने देशों में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, जिनमें भारत भी एक है। इसके बाद हमने फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट में अंतर को देखा। फिर हमने देखा था कि फेडरलिज्म होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होना अनिवार्य है। हमने उसको इंडियन फेडरलिज्म से कंपेयर किया कि इंडियन फेडरलिज्म में उन विशेषताओं के अलावा और कौन सी विशेषताएं हैं। फिर हमने फेडरलिज्म के मीनिंग को समझते हुए देखा कि इनमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। जो इंडियन फेडरेशन है उसमें फेडरल फीचर्स कौन कौन सी हैं और उसकी यूनिटरी एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं। ये देखने के बाद हमने देखा था कि प्रैक्टिकली इंडियन फेडरेशन कैसे काम करता आया है, और उसके बाद हमने देखा कि इंडियन फेडरल सिस्टम में किस प्रकार के कन्फ्लिक्ट, किस प्रकार के संघर्ष हमें दिखाई देते हैं। फिर हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को डीपली देखा कि किस प्रकार से जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं या फाइनेंशियल रिलेशन है उसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, और जब केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और इन प्रभावों से अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार। यही था आज का आपका लेक्चर।